बातों बातों में आयुर्वेदिक कहता है कि लगता है सौरभ आजकल मेहनत बहुत करता है, इसलिए बीमार रहने लगा है। पर उसकी बात पर कोई खास ध्यान नहीं देता और वो एक बार फिर सौरभ और बाकियों का ध्यान खींचते हुए कहता है कि यार सौरभ, तेरी मकान मालकिन क्या लगती है। मेरा तो दिल आ गया उनको देखकर। साले एक वो ही मिली थी क्या तुझे इन सब फिजूल बातों के लिए, सौरभ ने उसकी तरफ देखकर कहा। साइंटिफिक समझ गया था कि सौरभ को बुरा लग रहा है, इसलिए उसने बात को घुमा कर कहा, लगती तो रजनी भी माँ कसम एक नंबर है। उसको देखकर मन करता है। उसके इतना कहते ही आयुर्वेदिक का मुंह देखने लायक था, पर बाकी सब ठहाका मार मार कर हंस रहे थे, क्योंकि सभी को पता था कि मोहित उर्फ आयुर्वेद उस पर एक तरफा मरता था और वो उसको घास भी नहीं डालती थी। ऐसे भी किस्से थे कि रजनी को भूत लगे हैं। उन लोगों ने काफी देर तक मोहित के बहुत मजे लिए, जिससे वो गुस्सा होकर वहां से चला गया। फिर कुछ देर बैठकर बाकी बचे दोस्त भी वहां से चले गए। शाम से रात आज कब हो गई बीमार सौरभ को पता भी नहीं चला, पर जो बात आयुर्वेद ने बोली थी वो अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। यार सौरभ, तेरी मकान मालकिन क्या लगती है। सौरभ ने आज तक कभी भी शैलबाला को ऐसी नजरों से नहीं देखा था, पर आज रात जब वो सौरभ को देखने और खाना खिलाने आई तो ना चाहते हुए भी सौरभ की नजरें उनके बदन पर उन जगहों पर जाने लगी जहां एक जवान करंट सा दौड़ता था। वो उनके हाथ पैर, वक्ष और चेहरे को इतने गौर से देख रहा था मानो मोहित की कई बातों से उसमें हार्मोन्स अनियंत्रित हो गए हों। सौरभ जवानी की दहलीज पर एक पांव पर ही था। शैलबाला जब उसे दवा खिला रही थी तो उसने उनका हाथ पकड़ लिया। शैलबाला समझ नहीं पाई, पर जवान तो वो भी थी, इसलिए सौरभ को बड़े प्यार से देखकर बोली, क्या बात है, सब ठीक तो है। पता नहीं क्या हुआ, आज बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा आंटी, उदास मन से सौरभ ने कहा। अरे ऐसी बातें मत करो, सब बढ़िया हो जाएगा बेटे। आज रात तुम ऊपर मेरे साथ सो जाना। क्या पता रात में अकेले और ज्यादा तबीयत बिगड़ जाए, है कि नहीं। शैलबाला ने बड़े अपनेपन से कहा। इतना सुनकर सौरभ के तो मानो जैसे पंख ही निकल आए। उसका मन जो 10 मिनट पहले एक अनार को ढूंढ रहा था, अब पूरा बागीचा उसके सामने खड़ा था। उसने भी जल्दी से उनकी हाँ में हाँ मिला दी। दोनों ऊपर सो गए। आंटी ने बीमार सौरभ को अपने बेडरूम में लिटा दिया और खुद काउच पर लेट गई। आंटी तो जल्दी सो गई, पर सौरभ को नींद नहीं आ रही थी। बस वही बात उसके दिमाग में फिर से गूंजी, यार तेरी मकान मालकिन क्या लगती है। सौरभ ने घड़ी देखी तो रात के 1 बज चुके थे। आंटी करवट बदल कर लेटी थी, पर नाइट ड्रेस में उनका अधिकांश बदन स्पष्ट दिख रहा था। सौरभ वैसे तो बीमार था, पर आंटी को देखकर आज उसके शरीर में कमर से नीचे एक अलग किस्म का करंट दौड़ रहा था। वो उनके अंगों को देखकर बार बार अपने सूख रहे गले को थूक निगल कर गीला कर रहा था। आज सही मायनों में वो उत्तेजित था। तभी आंटी ने करवट बदली और उस ड्रेस के बिखराव से उनकी अंडरवियर तक उसकी आंखें पहुंच गई। पर एक अंतर आत्मा की पुकार ने उसे आंटी की पेंटी को देखने से मना कर दिया। सौरभ वापस अपने बिस्तर तक दबे पाव आया और लेट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद कहीं ना कहीं उसके अच्छे संस्कार अभी भी बचे हुए थे, जो अनियंत्रित हार्मोन से जूझते हुए उन पर विजय हुए थे। अगले दिन सौरभ अपने रूम में दरवाजा बंद करके पूरा दिन सोता रहा और जानबूझकर आंटी को भी टालता रहा।
रात में भी चुपचाप उसने खाना लिया और अपने ही कमरे में सो गया। कुछ दिनों में उसकी तबीयत में सुधार हो गया और पहले की तरह वो एकदम चंगा हो गया। सौरभ के कॉलेज में एक टूर हो रही थी जिसमें हर विद्यार्थी से 2000 रुपए लिए जा रहे थे, पर सौरभ कॉलेज टूर में गोवा नहीं जाना चाहता था। उसने अपने टीचर से बात की तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारी फीस माफ हो सकती है, बस अपने किसी गार्जियन की प्रिंसिपल सर से बात करवा दो। सौरभ ने सोचा कि यदि पापा से कहूंगा तो वो उसके पीछे पड़ जाएंगे और कहेंगे कि यदि कॉलेज वाले ले जा रहे हैं तो तुम्हें जाना चाहिए। इसलिए उसने एक जुगत भिड़ाई और आंटी को सारी बात बताकर एग्री कर लिया। वो प्रिंसिपल से बात करने के लिए राजी हो गई बतौर गार्जियन। अगले दिन सुबह सौरभ फोन लेकर ऊपर आंटी के रूम में पहुंचा, पर वो वहां नहीं थी। पर रूम से जुड़े एक बाथरूम में शॉवर की आवाज आ रही थी। सौरभ ने सोचा कि आंटी तो नहा रही हैं, अब क्या करूं? वो यही सोच के कि दरवाजा तो बंद होगा, कम से कम बाहर से उन्हें याद तो करवा ही दूं कि आज आपको प्रिंसिपल से बात करनी है, वहां चला गया। पर जैसे ही वो वहां पहुंचा उसने देखा कि दरवाजा खुला था और आंटी ब्रा पेंटी पहने अपने एक हाथ में हैंड शॉवर लिए दूसरे हाथ को हौले हौले अपने बदन पर फिरा रही थी। वो वहीं रुककर उनको स्नान करता देखने लगा। उसके शरीर में इतना बड़ा भंवर आंटी की जवानी देखकर उठने लगा कि उसकी बड़ी सांसें कब सूक्ष्म आहों में बदल गई, खुद उसके भी कान नहीं सुन सके। एकदम से आंटी ने उसे वहां खड़ा पाया तो उनको भी शर्म आ गई और वो एक झटके से खुले दरवाजे को बंद करके भीतर से बोली, मैं कपड़े पहन कर आती हूँ। सौरभ, तब तक तुम रूम में मेरा इंतजार करो। सौरभ वापस रूम में आकर बैठ गया, पर वो प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड हो चुका था। 30 वर्षीय शैलबाला की पतली कमर और विकसित उभार, बस यही अब उसके मन में उभरे थे। वह एक बुत बन चुका था। खोए हुए सौरभ को पता तक नहीं चला कि कब शैलबाला रूम में आ गई। उसके बगल से बैठकर उन्होंने कहा, सॉरी सौरभ, मैं आज दरवाजा बंद करना भूल गई थी। कोई बात नहीं आंटी, पर आप बहुत खूबसूरत हो। आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। आंटी उसकी बात सुनकर ठहाका मारकर खूब देर तक हंसी। एक 19 साल के लड़के को फिर 30 साल की दो मैच्योर आंखें गौर से देखने लगी और प्यार से बोली, औरत, मैं लड़की नहीं हूँ। खैर छोड़ो, क्या रखा इन फिजूल बातों में, लाओ फोन लाओ, तुम्हारे सर से बात करनी थी ना। सौरभ अभी भी प्रेजेंट नहीं था, बस एक रोबोट की तरह उसने अपने हाथों से नंबर मिलाकर फोन आंटी को दे दिया। शैलबाला ने प्रिंसिपल से बात कर ली और सौरभ को टूर से छुट्टी मिल गई और उसके पैसे भी बच गए। सौरभ फिर नीचे चला गया। आज वो पूरे दिन गुमसुम सा अपने रूम में ही लेटा रहा। उसे रह रह कर अगर कुछ याद आ रहा था तो बस आंटी और उनका खुला जिस्म। धीरे धीरे और 6 महीने बीत गए। कॉलेज में परीक्षाएं हुई और सौरभ अपनी मेहनत के बूते पूरे कॉलेज में अव्वल आया। उसके तीनों दोस्त उसकी इस जबरदस्त परफॉर्मेंस की एक छोटी सी पार्टी मांगने लगे, जिसमें उन्हें विस्की और बियर की भी उम्मीद थी। लेकिन सौरभ जैसे संस्कारी को दोस्तों की जिद के आगे अपने संस्कारों से समझौता करना पड़ा, क्योंकि सौरभ से उसके दोस्त सुबोध उर्फ साइंटिफिक ने कहा था कि जो चीजें बदलाव को स्वीकार है उनका विनाश हो जाता है। साइंटिफिक का बताया प्राकृतिक नियम तो वो समझ गया था, पर सबसे बड़ी समस्या थी कि घर पर पार्टी करने के लिए शैलबाला को कैसे मनाया जाए।
एक दिन कॉलेज के लंच आवर में सौरभ और उसकी तिकड़ी बैठे बैठे बातें कर रहे थे। उस दिन सभी बोल रहे थे, बस एक मोहित कटा कटा सा था। उसे ऐसे गुमसुम देखकर सौरभ ने उससे उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। मोहित ने तीनों को एक साथ देखा और एक गहरी सांस छोड़कर कहा, रहने दो, तुम लोग तो वैसे भी मेरा मजाक बनाओगे ही बनाओगे। सुबोध उर्फ साइंटिफिक उसकी बात सुनकर तपाक से बोला, तू और तेरी रजनी। अरे गधे, जब तेरी दाल नहीं गलती तो क्यों उसके लिए इतना सोचता है। देख इस कॉलेज को जवानियां यहाँ कैसे लहलहा रही है, और एक तू है जो उस रजनी के एक तरफा इश्क में पगल बैठा है। मोहित ने फिर उदास मुंह बनाकर कहा, नहीं भाई, मेरा उसके लिए तू है। इस बार आयुर्वेद की बातें सुनकर सौरभ को भी हंसी आ गई। वो उसके नजदीक बैठ गया और उसके गले में अपना हाथ डालकर बोला, तो मेरे यार फिर प्रॉब्लम क्या है। सौरभ से एक सहानुभूति मिलते ही उदास मोहित बोला, यार उसको भूत लगे हैं, वो दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है, देखने में भी एकदम डरावनी लगने लगी है। बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी दिखा चुकी है पर एक भी उसे ठीक ना कर सका। बस यही चिंता दिन रात मुझे उदासी में रखती है। बिंदिया ने बताया था कि उसकी अम्मा बता रही थी कि रजनी को किसी ब्रह्मा राक्षस ने पकड़ रखा है। मोहित ने एक बार में अपनी पूरी राम कहानी खोलकर अपने यारों से कह दी। उसकी बात पूरी होते ही साकेत उर्फ मेंटल ने पूछा, भाई जे बिंदिया कौन हैगी। उसकी पड़ोसन है, इसी कॉलेज में है, कॉमर्स सेक्शन में। मोहित ने मेंटल से कहा। तभी सौरभ ने कहा, अरे बिंदिया तो रंगोली इवेंट की कॉलेज टॉपर थी। काफी लंबा सोच विचार करने के बाद साइंटिफिक ने कहा, देख भाई, मुझे तो भूत पे यकीन है नहीं। अपन ठहरे एकदम विज्ञान भक्त। अब तू इतना बावला प्लस उतावला हो रहा तो चल फिर तेरी लाडो को भी चेक कर लेते हैं कि कौन सा राक्षस पकड़े हुए हैं। तीनों दोस्त अपने अजीज दोस्त मोहित की मदद करने को तैयार हो गए, पर अभी भी एक समस्या थी और वो थी रजनी के घर में कैसे घुसा जाए, क्योंकि वो लोग थोड़ी पुराने ख्यालातों के थे और लड़के लड़की के मिलने की आजादी के खिलाफ थे। बिंदिया उर्फ मिस रंगोली से मिलकर कोई जुगत लगाते हैं। चारों लोग बिंदिया को ढूंढने कॉमर्स सेक्शन पहुंचे और उसकी क्लास में उसके बारे में पूछताछ करने लगे। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि वो अभी कुछ देर पहले ही टॉयलेट चली गई। मेंटल तो था ही मेंटल, बोला चलो यार वहीं चलते हैं और वहीं सब डिस्कस भी कर लेंगे। उसकी इस बात पर साइंटिफिक ने उसे जमकर लताड़ लगाई और कहा, तुझे लड़कियों के बाथरूम में जाने का बहुत शौक उमड़ रहा आज। साला मोहित की छमिया की जान का मैटर यहाँ अटका हुआ है और तू दोनों काफी देर झगड़ने पर शांत हुए। तब तक बिंदिया भी टॉयलेट करके दोबारा क्लास में आ चुकी थी। मोहित को देखकर वो उसे हल्की सी मुस्कान देकर वहीं रुक गई जहां चारों उसके इंतजार में खड़े थे। मोहित ने बड़े प्यार से उसे देखकर कहा, बिंदिया रजनी के सिलसिले में कुछ बात करनी है। बिंदिया ने मोहित के शर्ट के ऊपर के खुले बटन से नीचे उसकी पैंट की जिप के पहले लगे बेल्ट के बक्कल तक उसको बड़े गौर से देखा और बोली, का लगते हो तुम रजनी के।